हाय फ्रेंड्स, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना एंड आज की वीडियो है क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए जो कि बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं. So as we all know that there are only 2 months left for your exam and I hope you have prepared for your board exam. But अब क्वेश्चन ये है कि इन कुछ महीनों में या इन 2 महीनों में हम अब तैयारी कैसे करें. हमने चैप्टर सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, सब अच्छे से कर लिया है, तो अब इन 2 महीनों में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं. तो सिर्फ हमारे पास अब 2 ही ऑप्शन बचे हुए होते हैं, रिवीजन करना और प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करना. और इसी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखना कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये हमें आइडिया हो जाता है, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये हमें आइडिया हो जाता है. तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, और उस क्वेश्चन पेपर को देख के आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी से अलग कुछ भी नहीं आता है, A to Z पॉइंट एनसीईआरटी का ही आता है. अगर आप एनसीईआरटी के डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स सभी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फर्दर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, एक्स्ट्रा बुक्स लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, रिफ्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. तो हम बात करें कि हम रिवीजन कैसे कर सकते हैं, तो सभी चैप्टर्स की मैं वीडियोस बनाऊंगी, 1 शॉट वीडियोस होंगी, जिससे कि क्या होगा, एंटायर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड इन जस्ट 1 वीडियो. वीडियोस भी ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं होंगी, कुछ मिनट की होंगी, 20 से 30 मिनट तक की मैक्सिमम होंगी, जिसमें कि तुम्हारा सारा चैप्टर कंप्लीट और क्लियर हो जाएगा. एनसीईआरटी के एक एक लाइन उसी में क्लियर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस भी देख लेंगे, कौन से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का एनालिसिस भी देख लेंगे. इस चैप्टर को हम शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ेंगे, लेकिन सारे पॉइंट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स इसी एक वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे. तो पूरी एंड तक वीडियो देखेंगे तो चैप्टर आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा. सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू WHO कैसे डिफाइन करता है, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं मेल और फीमेल के, वो अच्छे से वेल वर्क कर रहे हो और रिप्रोडक्शन नॉर्मली हो रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे हेल्दी रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट वन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम. ये क्या डिफाइन करता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में किस तरीके से प्रॉब्लम आ सकते हैं, यानी कि क्या क्या मेन कॉज हो सकते हैं. तो ओवर पॉपुलेशन हो सकता है, सेक्स एजुकेशन हो सकता है, और बर्थ कंट्रोल की नॉलेज हो सकती है. यानी कि बहुत सारे अनएजुकेटेड पीपल ऐसे हैं जिनको बर्थ कंट्रोल के बारे में नहीं पता, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में नहीं पता, और सेक्स एजुकेशन के बारे में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है. अब उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटेजीज, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू या फिर नॉन गवर्नमेंटल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके थ्रू क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई गई हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो सबसे पहला है MCH, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ, और हम इसको फैमिली प्लानिंग भी कह सकते हैं. अंडर दिस हेल्थ सेंटर क्या समझाया जाता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाया जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है, और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी मदर को और उसकी पूरी फैमिली को इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि न्यूट्रिशनल फूड के बारे में बताया जाता है कि क्या क्या न्यूट्रिशनल फूड खाने चाहिए, और कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताया जाता है. इसी के साथ डिलीवरी से पहले एंड डिलीवरी के बाद के जितने भी मेजर प्रिकॉशंस होते हैं, ये सब बताया जाता है बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन. अब पॉपुलेशन एक्सप्लोटेशन से बचने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड. ये 2 तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. तो जो डिवाइस हम बर्थ को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी बोल सकते हैं. जैसे कि बताया, नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल मेथड भी होता है. नेचुरल मेथड 3 तरीके से होता है, रिदमिक या फिर हम बोल सकते हैं पीरियोडिक एब्स्टेंस, दूसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया, और तीसरा है कोइटस इंटरप्टस. तो ये 3 तरीके होते हैं नेचुरल मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल. अब ये क्या क्या है, तो सबसे पहले हमें पता है जो ओव्यूलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से डे पे होता है, एट 14th डे पे होता है. यानी कि जब 14th डे होता है, जब ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन से 3 दिन पहले एंड ओव्यूलेशन के 3 दिन बाद जो चांस होता है फर्टिलाइजेशन का, वो सबसे ज्यादा होता है. यानी कि 10th डे से लेके 17th डे तक का जो चांस होगा ओव्यूलेशन का, वो सबसे ज्यादा हाई होता है, और इससे पहले और 17th डे के बाद इतना चांस नहीं होता है फर्टिलाइजेशन का. दूसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया. तो
तो इसमें क्या होता है, लैक्टेशनल का क्या मतलब है कि सीक्रेशन ऑफ मिल्क। तो जब फीमेल में मिल्क का सीक्रेशन होता है तो कौन से हार्मोन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक पहुंचाता है जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच हार्मोन को, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है और ना ही ओव्यूलेशन होगा। तो जो चांस होगा फर्टिलाइजेशन का वो भी नहीं होता है। और ये पीरियड कब तक होता है, अप टू 6 मंथ तक ही सिर्फ होता है। एक और पॉइंट या हम कहें एक और मेथड दिया हुआ है, क्या है, कोइटस इंटरप्टस। तो इसका क्या मतलब है, तो अगर हम इसको डिफाइन करें, विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन इज नोन एज कोइटस इंटरप्टस। तो ये सभी एनसीईआरटी के ही टर्म्स हैं जो कि अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा नेचुरल मेथड। अब हम आते हैं अपने आर्टिफिशियल मेथड पे। तो आर्टिफिशियल मेथड में कौन कौन से हो सकते हैं, पहला है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड को हम फिजिकल बैरियर मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें कि मैन और वुमेन के द्वारा कुछ डिवाइसेस या फिजिकल डिवाइसेस यूज किए जाते हैं, जैसे कि डायफ्राम है या सर्विकल कैप्स हैं एक्सेट्रा। दूसरा मेथड आता है आईयूडी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। तो आईयूडी को भी 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले है मेडिकेटेड आईयूडी। तो इसमें क्या होता है, हार्मोन्स को कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से ना ही ओव्यूलेशन होगा और ना ही इम्प्लांटेशन होता है, तो प्रेगनेंसी रेड ऑफ हो जाती है। जैसे इसका एग्जांपल है LNG-20। दूसरा मेथड क्या है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है उसको ही किल कर दिया जाता है। तो जब मेल गैमेट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। जैसे इसका एग्जांपल लाइपेस लुप। अब उसके बाद आता है कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है कि कॉपर में एबिलिटी होती है स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज सप्रेस करने की और फर्टिलिटी को भी सप्रेस करने की, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता है और ना ही इम्प्लांटेशन हो पाता है। तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कॉपर टी। नेक्स्ट मेथड क्या है, ओरल डिवाइस। ओरल डिवाइस से क्या मतलब है, कुछ केमिकल जैसे कि पिल्स का यूज करना, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए। इसका एग्जांपल है सहीली। तो ये जो पिल्स है ये CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, उनके थ्रू ये प्रिपेयर की गई है। इसके थ्रू ओव्यूलेशन तो होता है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होता है। अब उसके बाद अदर एग्जांपल है माला डी और माला एन। ये जो पिल्स होती हैं इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। तो ये हो गए हमारे ओरल डिवाइस या हम बोल सकते हैं ओरल पिल्स। अब उसके बाद है अगला मेथड सर्जिकल मेथड। इसको हम परमानेंट मेथड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये मेथड मेल और फीमेल दोनों में होती है। जैसे कि हमें पता है फीमेल में ओविडक्ट प्रेजेंट होती है। ओविडक्ट को अगर हम काट के एंड देन उसको बाइंड अप कर दें तो उस सर्जरी को क्या बोलते हैं, हम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। अब ऐसे ही मेल में होता है। मेल में जो वासा डिफरेंशिया होता है उसको काट के बाइंड अप कर देते हैं, तो उस सर्जरी को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी के थ्रू क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो भी बनता है क्योंकि उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सीमन का इजैकुलेशन भी होता है, लेकिन अब क्योंकि हमने वासा डिफरेंशिया को काट दिया है तो जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो सीमेन में मेल गैमेट नहीं होता, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। ऐसे ही ट्यूबेक्टोमी में अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इजैकुलेशन होता है, ओव्यूलेशन भी होता है और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग भी होती है। लेकिन क्योंकि हमने ओविडक्ट को काटा है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है ट्यूबेक्टोमी सर्जरी में। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म है, ये काफी पूछी जाती है 1 नंबर के क्वेश्चंस में भी, कि एमिनियोस्टेंसिस क्या होता है। तो जो हमारा फीटस होता है यानी कि अनबॉर्न बेबी होता है उसका सेक्स को डिटरमाइन करना है वो मेल है या फिर फीमेल है, किस बेस पे, क्रोमोसोमल पैटर्न के बेस। चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 2019 में आया था सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड 5 नंबर में क्वेश्चन आया था कि जो सेक्स एजुकेशन होती है वो क्यों जरूरी होती है। तो इसको हम ऐसे आंसर अप कर सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन की जो इंट्रोडक्शन है या उसके बारे में अच्छे से एजुकेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी भी सेकेंडरी चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसके बारे में एजुकेट करना, उसके बारे में बताना
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सेल्फ हाइजीनिक इसके बारे में बताना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में बताना। सबकी नॉलेज देना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगला पॉइंट है एमटीपी, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंटेंशनली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज एमटीपी। मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, इनकेस एम्ब्रियो भी बन गया, तो प्रेगनेंसी को आगे प्रोसीड नहीं करना है तो एमटीपी की सहायता लेनी पड़ती है। इसको हम नॉर्मल भाषा में एबॉर्शन भी बोलते हैं। अब ये जो एमटीपी है क्यों जरूरी होती है, तो यानी कि एमटीपी की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहला है इन केस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फेलियर हो जाए, यानी कि फेल ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, तो एमटीपी की मदद हम ले सकते हैं। दूसरा है कि जो फीटस जनरेट हो रहा है उससे कोई हार्म हो सकता है मदर को, हम एमटीपी करा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जेनेटिकल डिसऑर्डर। जेनेटिकल डिसऑर्डर से क्या मतलब है? जो फीटस है, जो फीटस प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कोई डिसीज कॉज हो जाए, जैसे कि डाउन सिंड्रोम डिसीज है, जेनेटिकली कोई डिसीज हो तो उसमें डिसऑर्डर है तो उसका बर्थ हो जाएगा, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। तो इसी चीज को अगर हमें रोकना हो तो भी हम एमटीपी करा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि हम सेक्स को अगर हमें डिटरमाइन हो जाए कि मेल है या फीमेल है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रेगनेंसी को आगे प्रोसीड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम देखें एमटीपी का जो यूज है वो अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा कैसे? जैसे कि अगर मदर को कोई हार्म है या फिर जो फीटस है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसको कोई हार्म पहुंच सकता है, तो इस केस में एमटीपी सही है। गवर्नमेंट से भी इस चीज के लिए लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन जो एमटीपी का यूज है वो एक अलग तरीके से भी किया जा रहा है। कैसे? कि सेक्स को डिटरमाइन करके कि वो मेल है या फीमेल है। अभी भी हमारे सोसाइटी में क्या मिथ बनी हुई है कि मेल इज बेटर देन फीमेल। अगर ये पता चल जाता है कि फीमेल है तो उसका एमटीपी के थ्रू अबॉर्शन करा देते हैं। तो ये एक नेगेटिव या हम बोले डिसएडवांटेज है एमटीपी का, जो कि एज ए इलीगल भी कहा जाता है। किसी डॉक्टर को या किसी नर्स को ये कोई भी लाइसेंस नहीं देता कि मेल या फीमेल को डिटरमाइन करा जाए। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं कि एमटीपी का क्या गलत यूज हो रहा है या क्या मिसयूज हो रहा है, तो इसको डिटेल में आंसर दें। अब उसके बाद है एसटीडी। एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, यानी कि बहुत सारी डिसीज ऐसी है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स वो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर हो सकती है। बहुत सारी डिसीज है लेकिन मेन कौन कौन सी? एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, तो ये है एसटीडी डिसीज। अब जो डिसीज है इनके एजेंट्स भी अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि वायरल भी हो सकते हैं, ये बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, फंगल भी हो सकती है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक पूरी टेबल दिख रही है, इसमें दिखाया गया है कि मोड ऑफ एजेंट, यानी कि किस एजेंट के थ्रू ये ट्रांसफर हो रही है, बहुत सारी डिसीजेस के नाम भी हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस बेबी बाय ए कपल, यानी कि मेल या फीमेल में कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अपना ऑफस्प्रिंग या अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। तो अब इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स बन चुकी हैं। मेडिकल फील्ड ने बहुत सारी टेक्निक्स बना दी हैं इस चीज को ओवरकम करने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं आर्ट, कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो कौन कौन सी है? सबसे पहले है आईवीएफ। आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवा को टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद जब जाइगोट बन जाता है उसका ट्रांसफर करा देते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो इसी को हम बोलते हैं आईवीएफ। उसके बाद है जिफ्ट। जिफ्ट क्या है? तो मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन कराया हमने, कहाँ? बॉडी के बाहर, यानी कि कल्चर मीडिया प्लेट में कह सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में। तो जब फर्टिलाइजेशन कराने के बाद क्या हुआ, सेल डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। तो अप टू 8 सेल, यानी कि जब ये 8 सेल बन जाएंगी तो उसका ट्रांसफर करा देते हैं हम ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब में, तो इसी को हम बोलते हैं जिफ्ट, यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट का ट्रांसफर कराना फैलोपियन ट्यूब में। अब उसके बाद है, अगर 8 सेल से ज्यादा सेल का डिवीजन हो चुका है तो उसको हम ट्रांसफर कराते हैं यूट्रस में। किस में कराते हैं? यूट्रस में कराते हैं फॉर इम्प्लांटेशन।
तो इसी को हम बोलते हैं IUI कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। अब उसके बाद है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है कि इफ मेल्स नंबर ऑफ स्पर्म काउंट इज लो देन इट विल बी कंसंट्रेटेड एंड प्रिजर्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन को उसको प्रिजर्व करेंगे एंड देन मेल गैमेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो इसी को हम बोलते हैं AI। उसके बाद है ICSI। क्या करते हैं कि माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू फर्टिलाइजेशन कराते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ICSI। देन गिफ्ट GIFT। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो एनवायरमेंट तो प्रोवाइड कराती है फर्टिलाइज एग को, लेकिन वो ओवा नहीं बना पाती है। तो इस केस में क्या करते हैं, डोनर से यानी कि अदर फीमेल डोनर से एग लेते हैं, ओवा लेते हैं, देन उसका फर्टिलाइजेशन कराते हैं एंड देन उसको ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल के यूट्राइन में, कि उसको एनवायरमेंट अच्छे से प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो अगर हम बोले गिफ्ट में जो बायोलॉजिकल मदर होती है वो दूसरी होती है, यानी कि जो डोनर होती है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मदर। अब उसके बाद है सैरोगेसी। सैरोगेसी जस्ट इसका रिवर्स है कि प्रोड्यूस तो करती है ओवा, फीमेल गैमेट तो प्रोड्यूस करती है जो फीमेल होती है, लेकिन वो प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं प्रोवाइड करा पाती है, तो इसी को हम बोलते हैं सैरोगेसी। है कुछ आर्ट के टाइप्स जो कि बोर्ड में कुछ एक ना एक पॉइंट इनमें से आता ही आता है। जिफ्ट या गिफ्ट का डिफरेंशिएशन आ गया या किसी और का डिफरेंशिएशन आ गया। क्या होता है कि कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि गिफ्ट में क्या है, जिफ्ट में क्या है, IVF क्या है, तो सब मिक्सड अप हो जाता है। तो इसी चीज को आसान बनाने के लिए आप बस इतना सा ही ध्यान में रखें तो वो ही काफी है। अब एक और पॉइंट इसमें रह गया कि STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती है, इनसे बचने के लिए हम क्या क्या प्रिवेंशंस ले सकते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उन पार्टनर से इंटरकोर्स करना या मल्टीपल पार्टनर से इंटरकोर्स करना, ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। और ड्यूरिंग इंटरकोर्स ऑलवेज यूज बैरियर मेथड्स। ये कुछ प्रिवेंशंस हैं जो STD से हमें क्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्विक रिवीजन खत्म होता है, और इससे रिलेटेड अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए आपको तो उस PDF की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना है किस तरीके से आते हैं विद सॉल्यूशन और NCERT में वो कहाँ पर हैं, उस वीडियो की PDF लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। ऐसे ही और चैप्टर की क्विक रिवीजन के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।